धन्यवाद जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर गुजरात मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगी और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गुरु हैं आलोक बंसल जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं कुछ छोड़ दूंगी तो वो एंड में पक्का उसको भी कवर कर लेंगे। तो आज का टॉपिक रखा है चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और इसका जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, हमारा इम्पैक्ट क्या है और ये टेरिटरीज क्या है। तो इसको मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चाइना ने हमारी टेरिटरीज ऑक्यूपाई करी हैं लद्दाख में, वो बेसिकली एक पूरा की पूरी कहानी है कि कैसे भारत को आइसोलेट किया गया मेनलैंड एशिया से, कैसे उसका इंसर्कलमेंट हुआ है मिलिट्री और इकोनॉमिक, और कैसे इस ऑक्यूपेशन की वजह से भारत में स्पेशली लद्दाख और कश्मीर और नॉर्दर्न एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में एक इम्पोवरिशमेंट हो गई। तो ये नया मैप है यूटी ऑफ लद्दाख का। जब ये मैप बना, जब 1 नवंबर 2019 में ये जब मैप पब्लिश हुआ, बहुत लोगों ने कहा कि अरे लद्दाख की इतनी बड़ी कैसे आपने ये क्या कैसे मैप बनाया है, इतना सारा आपने एरिया लद्दाख डिस्ट्रिक्ट को क्यों दिया है। तो ये हमें समझने की बात है कि 1901 से पहले ये जो डिस्ट्रिक्ट थी लद्दाख की, और इसमें गिलगित बल्टिस्तान भी था, तो इसको नॉर्दर्न फ्रंटियर बोला जाता था, और ये एक डिस्ट्रिक्ट थी प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। तो ये जब यूटी का नया मैप जो बना है, इसमें वही पुरानी बाउंड्रीज हमने एस्टैब्लिश करी हैं, और एक तरह से गिलगित बल्टिस्तान जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, जिसके बारे में बहुत कुछ जो ये टॉक्स हुई है हमारी, उसमें डिस्कस भी हुआ है, तो उस पर भी हमने अपना हक पूरा का पूरा जाहिर कर दिया है मैप के जरिए। अब ये ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ लद्दाख क्या है, तो जो आपके लेफ्ट में है वो डी ज्योर मैप ऑफ लद्दाख है, जो लीगल मैप है। लद्दाख में लेह डिस्ट्रिक्ट है जो आपको दिखाया, जो नॉर्दर्न फ्रंटियर्स एक जमाने में जिसको बोला जाता था, और कलगिर जो है डिस्ट्रिक्ट। पर हमारे पास कितना एरिया है लद्दाख का, जब आप मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे कम जो लद्दाख का एरिया है वो भारत के कब्जे में है। ज्यादातर लद्दाख यूनियन टेरिटरी का जो एरिया है वो पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में है। गिलगित बल्टिस्तान का हमने पहले जिक्र की रखा है, बहुत सारी टॉक्स हुई है। आज मैं उसके बारे में बहुत कम बताऊंगी, केवल नाम लूंगी, क्योंकि हम लोग गिलगित बल्टिस्तान को समझे बिना हम लोग चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ लद्दाख नहीं समझ सकते। शक्सगन ट्रैक्ट है, ये इसमें गलत लिखा हुआ है, हम इसको 5180 स्क्वायर किलोमीटर मानते हैं, जो हमारा एरिया पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में दिया। अक्सई चिन, जिसको हम पूर्वी लद्दाख का जो हिस्सा है, जो लद्दाख का ईस्टर्न हिस्सा है, वो करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो चाइना ने हमसे 1962 अक्टूबर में हमसे ऑक्यूपाई कर लिया था। और एक एरिया है जो इसमें नहीं दिखा रखा है मैप में, वो है तिब्बत का एक एरिया जिसका नाम है मिंसर। हमको ये भी समझना पड़ेगा, जो महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, उनका जो पूरा टाइटल था वो होता था कि महाराजा कश्मीर, जम्मू, लद्दाख तथा तिब्बत। तो तिब्बत के भी कई एरियाज थे जो जम्मू कश्मीर का भाग थे, और अभी वो चाइना के ऑक्यूपेशन में है। अब चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरीज मैंने आपको बताया था 3 है मेनली। एक अक्सई चिन मैंने बताया आपको, एक है शक्सगम वैली, और जो हम डिस्कस नहीं करते हैं, अगर आप ये मैप देखेंगे, मैं एंड में आपको इसका बताऊंगी जब खत्म हो जाएगा प्रेजेंटेशन, तो ये जो पिंक एक लाइन देख रहे हैं और उसके बीच में जो एरिया है, ये भी जब 1947 में जब प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर थी और जब उसने भारत से विलय किया, तो हमारी बाउंड्री वहां तक थी। इस समय हम लोग ये जो ब्लैक बाउंड्री है, यहां तक हम अपनी बाउंड्री मानते हैं। ये एरिया भी एक 1947 में टेरिटरी भारत की थी, जम्मू कश्मीर की थी, जो हमने क्लेम नहीं करी। और मैंने आपको जैसे बताया, साउथ वेस्ट तिब्बत, जिसको नगरी कहते हैं, वहां पे एक इंडियन एनक्लेव है मिंसर का, वो भी चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लद्दाख की इंपॉर्टेंस क्या है भारत के लिए। तो लद्दाख को आजकल हम सोचते हैं बहुत रिमोट एरिया है, कट ऑफ एरिया है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है, और ये भारत का एक बहुत ही रिमोट एरिया है। बहुत सारे लोगों ने लद्दाख का नाम पहली बार तब सुना जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइज हुआ
और 2 यूटीज बनी, और जो लद्दाख के एमपी हैं उन्होंने लोकसभा में एक स्पीच दी। तब बहुत लोगों को पता चला लद्दाख भी भारत का एक हिस्सा है। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं था। लद्दाख का मतलब ही है कि वो क्रॉस रोड्स और ट्रेड रूट्स थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये मैं आपको एक बहुत पुराना मैप दिखा रही हूँ जो ब्रिटिश टाइम्स का है। ये जो रेड लाइन है ये है ट्रेड रूट जो जाती थी यारखंड, जिसका पुराना नाम था हरिखंड। जब कल्चरल वो शुरू होंगे तब आपको बताया जाएगा इसके बारे में। तो यारखंड जिसका पुराना नाम हरिखंड था, वहां से होते हुए कशगर जो जिनजियांग में जिसको जो है सिटी, जिसका पुराना नाम काशी था, तो यहाँ तक ट्रेडर्स जाते थे। जो लेह था वो सेंटर था इन ट्रेड रूट्स का। वहां से दूर दूर से ट्रेडर्स आते थे, यारखंड से आते थे, भारत के और हिस्सों से भी ट्रेडर्स आते थे। जो गिलगित बल्टिस्तान का ऑक्यूपाइड एरिया है स्कार्डू, वहां से जाती थी रोड्स होशियारपुर तक, और होशियारपुर से लेके और नीचे तक प्रयागराज वगैरह से हमारे जो ट्रेडर्स थे वो लेह आते थे, और वहां पे ट्रेडिंग होती थी। अगर आप श्री वरुक जी की बुक पढ़ेंगे, और जो आलोक बंसल जी की अभी एक नई और जो शक्ति सिन्हा जी ने अभी एक नई बुक एडिट करी है, उसमें आप पढ़ेंगे कि ये जो रूट थी इसमें 1905 में उस जमाने में 25 लाख रुपए का ट्रेड होता था ब्रिटिश टाइम्स में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी था ये एरिया, कितना सेंट्रल था लद्दाख का एरिया, जिसका ईस्टर्न पार्ट चाइना ने ऑक्यूपाई किया है। आगे से ट्रेड रूट्स तिब्बत को जाती थी। 2 मेन ट्रेड रूट्स थी। एक थी ले से गारतोक करके एक जगह थी। गारतोक एक ट्रेड सेंटर था जिसमें भारत का अधिकार था, भारत का झंडा उड़ता था, और भारत के ट्रेड एजेंट्स रहते थे। होते हुए वो लासा जाते थे। दूसरा ट्रेड रूट था डेमचौक से होते हुए मिंसर, ले से डेमचौक, डेमचौक से मिंसर, जिसका मैंने आपका जिक्र किया है। अब और भी बहुत सारी ट्रेड रूट्स थी, केवल यह ट्रेड रूट्स ही नहीं थी। एक ट्रेड रूट जो बहुत पुरानी ट्रेड रूट थी, जिसको चाइना ने अब एक हाईवे 219 बनाया हुआ है, वो भी एक ट्रेड रूट्स थी। और जो लोकल ट्रेड रूट्स थी जो अंदर जाती थी, एक वो स्कार्डू से होते हुए होशियारपुर जाती थी। फिर ये जो स्कार्डू का एरिया था, बल्टिस्तान का एरिया, इसको लिटिल तिब्बत बोलते थे, वहां से सड़कें पालमपुर तक जाती थी। बहुत बड़े मेले लगते थे पालमपुर में। तो बहुत सारी ट्रेड रूट्स थी। 1949 में जब चाइना ने जिनजियांग, जिसके बारे में आपने पहले एक उसमें सुना था, जब उस पे उन्होंने कब्जा किया, तो उन्होंने जो काराकोरम पास था उसके आगे का एरिया पूरा बंद कर दिया। और उसके बाद लद्दाख में बहुत इम्पोवरिशमेंट हो गया, क्योंकि लद्दाख के जो लोग थे, जो लेह के लोग थे, वो पूरा का पूरा इसी ट्रेड पर डिपेंडेंट थे। पोनीज होते थे, और जो ट्रेडर्स थे वो आते थे, बहुत सारे सराय होती थी, और जो चारा उगता था, तो वो फार्मर्स भी, बहुत सारी गरीबी और इम्पोवरिशमेंट हो गया, और एक तरह से एनसर्कलमेंट हो गया। और जब 1965 में, जब 62 में जब चाइना ने ऑक्यूपाई किया अक्साई चीन को, उसके बाद तिब्बत से भी हमारा कनेक्शन कट गया, तो भारत बिल्कुल एनसर्कल हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें समझने होंगे आगे बढ़ने से पहले। चाइना और भारत का कभी कोई बॉर्डर शेयर नहीं होता था। जब उसने जिनजियांग पे कब्जा किया तो एक बॉर्डर भारत के साथ बना। जो तिब्बत के साथ बॉर्डर था उसको हमेशा हम लोग इंडो तिब्बत बॉर्डर कहते थे। तभी हमारा ITBP है, क्योंकि जो इंडो तिब्बत बॉर्डर को पेट्रोल करता था और प्रोटेक्ट करता था है। उसके बाद हमें समझना होगा 1962 तक इस बॉर्डर को इंडो तिब्बत बॉर्डर ही बोलते थे। उस जमाने की आप कोई भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें तिब्बतन बॉर्डर होगा, भारत तिब्बतन बॉर्डर, जिसको अब हम चाइना बॉर्डर बोलते हैं। तो जो गिलगित बल्टिस्तान और जब कैप्चर किया पाकिस्तान ने 1947 में, उसका भी कोई बॉर्डर चाइना के साथ नहीं था। गिलगित बल्टिस्तान को कैप्चर करके उसने चाइना के साथ एक ओवरलैंड बाउंड्री बनाई। और हमें यह भी समझना पड़ेगा, अगर आप ये देखेंगे तो ये जो मैप है तिब्बत का है, तिब्बत और जो लद्दाख का बॉर्डर होता था पुराना, ये और थोड़ा जो उत्तराखंड के साथ है, ये जो पूरा का पूरा बॉर्डर था, ये बॉर्डर हमेशा से इंडो तिब्बत बॉर्डर होता था, ना कि इंडो चाइना बॉर्डर।
और इससे पहले हमें समझना होगा कि 1962 से पहले दोनों पाकिस्तान और चाइना काफी आइसोलेटेड थे वर्ल्ड में, और जियोपॉलिटिकली काफी आइसोलेटेड थे। उन्होंने ये नेक्सस जब बनाया, जो पाकिस्तान और चाइना का ये नेक्सस बना, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने, चाइना ने कुछ लैंड शक्सगम वैली का उसको मिला, और उसके बाद जो इसने अक्साई चिन ऑक्यूपाई किया, और पाकिस्तान ने गिलगित बल्टिस्तान जो ऑक्यूपाई किया, उसके बाद वो दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए एशिया के जियोपॉलिटिक्स में। अब मैंने आपको पहले बताया ही था कि किस प्रकार भारत, अगर आप ये मैप देखेंगे, ये मैंने पाकिस्तानी साइड से मैप लिया है, इसमें इन्होंने काराकोरम पास को भी अक्साई चिन में दिखाया है, जो गलत है। काराकोरम पास भारत का हिस्सा है, और वो ही जैसे आलोक जी ने आपको अपनी टॉक्स में बताया था, पूरी बाउंड्री में बस वो ही एरिया है जो डिस्प्यूटेड नहीं है, जिसको वो भी एक्सेप्ट करता है चाइना, भारत भी और पाकिस्तान भी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार एक रोड्स का पूरा नेटवर्क बनाया है चाइना ने, और किस प्रकार भारत को मिलिटरली इनसर्कल कर लिया है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये कुछ है न्यूज़पेपर हेडलाइंस। 1962 में लोगों को चिंता होने लगी थी कि आर वी एनसर्कलिंग और आर वी गेटिंग एनसर्कल्ड। जब पाकिस्तान और चाइना की बाउंड्री टॉक शुरू हुई, वॉर होने से पहले ही हो गई थी, ये कहीं मई 1962 में चाइना और पाकिस्तान ने अपनी बाउंड्री टॉक्स अनाउंस की थी, और 1962 अक्टूबर में चाइना ने भारत को अटैक करके अक्साई चिन पे कब्जा कर लिया था। तो तब से लोगों को चिंता होने लगी थी, जो थिंकर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, कि हम एनसर्कल हो रहे हैं। अब अक्साई चिन के बारे में आपको कुछ बताएं तो अक्साई चिन का पुराना नाम था गोस्थान। ये जब आगे कल्चरल लिंक्स पे बात होगी तो पक्का इस पे जरूर रोशनी डाली जाएगी, मैं आई एम वेरी श्योर। और अक्साई चिन जो नाम है, अक्साई चिन का चाइना से कोई कनेक्शन नहीं है। चिन जो है जगह होती है, ये लद्दाखी और टिबेटन वर्ड्स हैं, तो इसका कोई भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि चिन मतलब चाइना। इसका पुराना नाम था गोस्थान। ये जो एरिया है ये बहुत ऊंचा है, जैसे पहले भी आलोक जी ने अपने टॉक्स में बता रखा है। ये अनइनहैबिटेबल है मोस्टली, केवल गर्मियों में जो नॉमेड्स हैं वहां के, वो आते हैं, जब घास उगती है तो वहां पे आके वो अपने यैक्स और अपनी गाय, पोनीज वगैरह वहां चलाते हैं। ये सोडा प्लेन्स हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे। यहाँ पे रोज तूफान आते हैं, तो जो हवा में वो सोडा होता है वो उड़ता है। ये जो लेक, ये सब सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, तो यहाँ पे सॉल्ट की काफी माइनिंग होती है। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इसमें केवल डेप्थ प्लेन वगैरह में ही गर्मियों में घास उगती है, बारिश बहुत कम होती है, और जब ये बर्फ पड़ती है तो ये एरिया नियरली कट ऑफ हो जाता है। केवल ये जो आप देख रहे हैं पिंक सी लाइन, ये ही है जो पूरे साल ये रोड चलती है। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे लोग नहीं रहते, तो इसलिए यहाँ का हम कोई ऐसा कल्चर डिस्कस नहीं कर सकते, और यहाँ पे हमारा ऐसा कोई इनहैबिटेशन नहीं है, वहां पे ऐसे कोई लोग नहीं है जिनके बारे में हम डिस्कस कर सके। और पहले जमाने में ट्रेडर्स इसको यहाँ आते थे, नॉमेड्स यहाँ पे आते थे। वो जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट थी उनको टैक्स देते थे, पास्चर टैक्स देते थे। वो जो ट्रेडर्स थे वो टोल टैक्स भरते थे। यहाँ पे बोरेक्स था, टिन था, सॉल्ट माइंस हैं, तो इस वहां पे भी जो आके लोग इकट्ठा करते थे, गढ़वाल से, हिमाचल प्रदेश से और लद्दाख से लोग आके सॉल्ट, बोरेक्स और टिन की माइनिंग करते थे और टैक्स देते थे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को। अब ये अक्साई चिन जो आप देख रहे हैं, ये एरिया, ये कैसे ऑक्यूपाई होना शुरू हुआ? 1954 में एक तरफ तो हमारा पंचशील एग्रीमेंट, जिसका एक्चुअल नाम है इंडियन सिनो ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी, साइन हो रही थी, और एक तरफ चाइना ये जो पुरानी ट्रेड रूट थी, एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट, उसको एक पक्की रोड बना रहा था। इसका करीब 780 स्क्वायर जो किलोमीटर्स एरिया है, ये भारत की टेरिटरी अक्साई चिन के थ्रू जाता है। जिनजियांग जो इसने अपना ऑक्यूपाई कर रखा था, उसको जो तिब्बत इसने ऑक्यूपाई किया था, उन दोनों को जोड़ने के लिए यह उसने ऑल सीजन रोड जो थी उसको टार करना शुरू कर दिया था।
ये खबर आई भारत में 1954 में जब शुरू किया। जो हमारे ट्रेड जो वहां पे एजेंट्स गाटोक में, रुदौक में और जगहों पे तिब्बत में, उन्होंने ये बताया कि एक रोड बन रही है, लेकिन किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया। जब यह हाईवे ओपन हुई पब्लिक को सितंबर 1958 में, तो भारत को ऑफिशियली इसके अगेंस्ट बोलना पड़ा। बहुत ही एक वीक हमने प्रोटेस्ट लॉन्च किया। उसके बाद हमारी चाइना के साथ बाउंड्री टॉक शुरू हुई। 61 तक वो बाउंड्री टॉक्स चलती रही। हमने अपने मैप्स दिखाए, हमने अपने एंशिएंट क्लेम्स दिए, हमने अपने ट्रेड जो हमारे पास टोल टैक्स थे और ये जितने बहुत सारे हमारे पास क्लेम्स थे, कम से कम 685 क्लेम हमने चाइना को दिए, लेकिन चाइना ने उनको बिल्कुल नहीं माना। चाइना ने फिर एक ऐसा मैप रिलीज कर दिया सितंबर में कि पूरा का पूरा लद्दाख उसने क्लेम किया। ये आलोक जी ने अपने लेक्चर में दिखाया था आपको कि चाइना का क्लेम कहां तक था। और उसके बाद इंडिया ने क्या करा कि जहां तक हमारी बाउंड्री थी वहां तक हमने पेट्रोलिंग शुरू करी, लेकिन उस समय हमारे पास रोड्स नहीं थी, तो जो पेट्रोल्स थे उनको बहुत मुश्किल पड़ती थी अपने उस एरिया में जाने के लिए, जहाँ हमारा एरिया जो हमारा पेट्रोल जहां तक जाते थे। और उसके बाद जब ये हो रहा था फॉरवर्ड पॉलिसी, तो चाइना ने इसको बोला कि हम उसके एरिया में जा रहे हैं, और साथ साथ चाइना और पाकिस्तान ने अपने बाउंड्री टॉक अनाउंस कर दी मई 1962 में। तो ये सब हो रहा था, पूरा का पूरा प्रिपरेशन अक्साई चिन को ऑक्यूपाई करने के लिए। अगर आप ये मैप ध्यान से देखेंगे तो आप देख लेंगे काराकोरम पास है, इसमें भी वैसे काराकोरम पास अक्साई चिन में दिखाया है ऑक्यूपाइड में, जो गलत है। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है और उसके बाद में पूरा का पूरा शक्सगम वैली और गिलगित बल्टिस्तान है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट एरिया है ये। कैसे ऑक्यूपाई हुआ? 20 अक्टूबर 1962 को अनअनाउंस्ड चाइना ने पूरा लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट एक साथ इन्वेट कर दिया। जहां तक उसने अपना सोचा था कि मुझे कैप्चर करना है, वहां तक उसने अपना कैप्चर किया। आप देखेंगे कितनी सारी फीडर रोड्स बनाई थी उन्होंने, उन्हें बहुत आसानी पड़ी इन सब एरियाज में आने के लिए। और 21 नवंबर को चाइना ने अपने आप एक यूनिलेटरल सीज फायर अनाउंस करी। उस दिन से और आज तक ये पूरा का पूरा एरिया चाइना के ऑक्यूपेशन में है। जब जो इनकर्जन्स 1962 से पहले भी होते थे और अब भी हो रहे हैं। फर्क ये है, अगर आप देखेंगे ये सब नाम अब आपके लिए बहुत फेमिलियर हो गए होंगे, दौलत बेद ओल्डी, मुर्गो, शयोक, ले, और ये चुशुल और ये जितने भी एरिया है, पैंगोंग लेक, अब ये सब नाम हमारे लिए फेमिलियर हो गए हैं। उस समय सड़कें नहीं थी, अब सड़कें बन गई हैं और अब ये एरिया इजीली एक्सेसिबल है। अब ये कुछ मैं आपको उस जमाने की हेडलाइंस दिखाऊंगी, आप समझ सकेंगे जो सिचुएशन अभी है वो भी तो वही थी। ये न्यू नोट वॉर्न्स ऑफ क्लैश इन गलवान, ये जुलाई 16 1962 का हेडलाइन है, जो जुलाई 16 2020 में भी ऐसी ही हेडलाइंस हमारे भारतीय न्यूज़पेपर्स में थी। फिर ये है चाइना ट्रूप्स अटैक इंडियन पेट्रोल्स, 2 शूटिंग इंसिडेंट्स इन लद्दाख रीजन, दिल्ली प्रोटेस्ट टू पीकिंग। तो आप देखेंगे कि ये कोई नई इनकर्जन नहीं है, ये कोई नए क्लैशेस नहीं है, ये क्लैशेस हमेशा से चलते आए हैं। ये आलोक जी ने अपने लेक्चर में, जो जनरल साहब थे अपने लेक्चर्स में, इन्होंने ये बहुत अच्छी तरह समझाया है कि क्यों वहां पे ये सब के सब होते रहते हैं। फिर ये जो वॉर से पहले क्या हेडलाइंस थे, तो पीएम वेलकम्स चाइनीज विड्रॉल इन लद्दाख, नेहरू रीइटरेटेड अ फ्रेंडली अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो ये दो सब चल ही रहा है और ये हमारा एक तरह से अब हमारा थोड़ा चेंज हुआ है। जो हमारी पॉलिसी थी, अब हम लोग पीस की बात नहीं करते, अब हम लोग अपना एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। और ये थी हेडलाइंस ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर। तब हम लोग कहते थे कि इंडिया विल रिकवर लॉस्ट ग्राउंड, चाइनीज टैंक्स इन लद्दाख सेक्टर 4 पोस्ट फॉल। अब हमने सड़कें बना ली हैं, तो अब इंडियन टैंक्स भी जा सकते हैं। और जो हमने 1962 में बोला था इंडिया विल रिकवर लॉस्ट ग्राउंड, अब हम इसको हम इस पे, अब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो सब ये बात बोलते हैं। और ये फिर मैं बता रही हूँ
किस प्रकार से जब ये वॉर हो रही थी, कितनी मतलब कितना दुख हुआ, 2500 डेड और मिसिंग इन नॉर्दर्न बॉर्डर्स, ये पैंगोंग लेक का वो है। और जब सीज फायर उसने अपने आप कर दिया, तो उसके बाद भी डिस्कशंस गोइंग ऑन अबाउट इंटरमीडिएट स्टेज आफ्टर सीज फायर, नो टॉक्स इनिशिएटेड, 2 इंडियंस किल्ड इन फायरिंग आफ्टर सीज फायर। तो ये पूरा एरिया हमेशा से, ये हम कहना ये गलत होगा कि बहुत पीसफुल रहा है। ठीक है, कुछ डिकेड्स तक क्योंकि भारत ने स्टेटस को मेंटेन किया तो ये पीसफुल रहा, लेकिन ये जो हेडलाइंस है ये दिखाती हैं कि जब भी वॉर होने वाली होती है या चाइना को कुछ करना होता है तो वो इसी तरह की बातें करता है जो अब कर रहा है। फिर अब ये डिस्प्यूट क्या है? ये डिस्प्यूट हमारे लिए एक ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री जैसे होता है ना, कि लाइन खिंची हुई बाउंड्री, ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। पहले फ्रंटियर्स का कॉन्सेप्ट था कि हमारा यहाँ तक फ्रंटियर है और हमारा जो जो हमारी इन्फ्लुएंस है वो वहां तक है। जितने भी राजा थे महाराजा थे भारत के, सब ने ये एरिया, तिब्बत तक का एरिया, अपना फ्रंटियर वहां तक रखते थे, क्योंकि ये एरिया बहुत सेंट्रल था और यहीं से सब ट्रेड रूट्स और आर्मी रूट्स जाती थी। तो ये जो था, और जितने हमारे जो क्लेम्स थे उस समय जितने हमारा जो चल रहा था, जो एक्सेप्टेड फ्रंटियर था, उस फ्रंटियर के हिसाब से एक जॉनसन था जिसने, जो ब्रिटिशर्स को सर्वे करने का मिला था, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थी जम्मू कश्मीर की, उसका डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिशर्स के अंडर था। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब हम इंडो तिब्बत जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, उसको हम डिमार्केट करेंगे। और तो इन्होंने सबसे पहले जॉनसन को भेजा सर्वे ऑफ इंडिया से 1865 में। तो जो उस समय के एग्जिस्टिंग एक्सेप्टेड क्लेम्स थे उसके हिसाब से उसने वो वहां गया है, पर्सनली उसने पूरा घूमा है और उसने अपने पूरे के पूरे नोट्स बना रखे हैं, डायरीज है। तो 1865 में एक उसने लाइन बनाई, जॉनसन लाइन, जो एक एरिया है काराकोरम पास के बाद ऊपर भी जाके शहीदुल्लाह करके वहां तक, जो महाराजा जम्मू कश्मीर का था वहां पे तक ट्रूप्स रखता था। और ये जो जितना भी ये मैप है, अप्रोक्सीमेटली जो उस समय एक्सेप्टेड एरिया था उस पे उसने अपना एक क्लेम बनाया। उस समय जो जिनजियांग एरिया था वहां पे रिवोल्ट हो रखा था, वहां पे चाइना का कोई पावर नहीं था, तो चाइना को ये लाइन नहीं दिखाई गई। लेकिन जो ब्रिटिश राजा, जो अपने महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये लाइन एक्सेप्ट कर ली थी अपने दरबार में। और ये लाइन कभी जमीन पे नहीं खिंची, वहां पे कोई आर्मीज नहीं रखी गई शहीदुल्लाह छोड़ के, लेकिन ये लाइन सिर्फ मैप पे ड्रॉ हुई। तो हमको ये समझना पड़ेगा ये लाइन मैप पे ड्रॉ हुई थी। और लेकिन और जो उस समय एरियाज जो माने जाते थे जम्मू कश्मीर के फ्रंटियर में, वो सब एरियाज उसमें मेंशन थे। और अक्साई चिन को तब ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में रखा गया। उसके बाद जॉनसन अर्डग लाइन बनी, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया जॉनसन लाइन को, वहां तक लाइन बनाई गई जो इजीली डिफेंडेबल हो, और जो भारत है वो जॉनसन अर्डग लाइन को फॉलो करता है। उसके बाद 1899 में क्या हुआ कि रशिया बहुत स्ट्रांग हो गया और ब्रिटिशर्स को डर था कि रशिया कहीं हुंजा के थ्रू आके और वो ब्रिटिशर को अटैक ना करे। और जो चाइना अब कर रहा है, अरेबियन सी तक एक रूट निकाली जो चाइना ने सेपेक में, उनको तब डर था ब्रिटिशर्स को अपने टाइम पे कि कहीं रशिया जम्मू कश्मीर में अटैक ना कर ले, इनरोड्स बना के कहीं ट्रेड अपने साथ ना कर ले। तो जो एक मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन प्रपोज हुई और उसमें अक्साई चिन जो था उसको चाइनीज टेरिटरी दिखाया। यह सोच थी कि ये एक बफर स्टेट बन जाएगा और हमें रशियन इन्वेजन से बचाएगा। प्रेजेंट हुई कश्मीर में, लेकिन जो चाइनीज एम्परर था उसने ना हाँ करा ना करा। फिर ब्रिटिशर्स ने भी ये लाइन छोड़ दी क्योंकि उनको लगा कि हो सकता है चाइना और रशिया साथ साथ हो, या उनको रशिया का जो थ्रेट थी वो कम लगी, तो उन्होंने ये लाइन बंद कर दी। उसके बाद 1908 के बाद ब्रिटिशर्स केम बैक टू, या तो जॉनसन लाइन यूज करते थे या जॉनसन अर्डग लाइन यूज करते थे। तो आप ये समझिए कि जो तीनों लाइनें हैं ये ब्रिटिशर्स ने मैप्स पे बनाई, जमीन पे कभी नहीं बनाई। कभी कोई एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन चाइना की तरफ से नहीं आया। और जो चाइना है अब वो क्लेम कर रहा है मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन, ये हमारी लाइन 1959 तक क्लेम करता था। उसके बाद तो वो अब पूरा का पूरा एरिया क्लेम कर रहा है।
और पूरा लद्दाख क्लेम कर रहा है, और भारत जो है वो जॉनसन अर्डग लाइन क्लेम करता है। तो जो ये पूरी प्रॉब्लम है ये इन लाइंस की वजह से है, और जो सोल्यूशन जो आएगा कभी भी वो इन लाइंस के थ्रू ही आएगा। आगे मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये चाइनीज मैप्स हैं जो इंडियन क्लेम्स प्रूव कर रहे हैं अक्सई चिन को। ये जो मैप है ये एक मैप है जो 1893 में एक चाइनीज ऑफिशियल ने ब्रिटिशर्स को दिया था कशगर में। इसमें अक्सई चिन आप देखेंगे तो भारत का हिस्सा है। जब तब ये कश्मीर था ये एरिया, तो ये कश्मीर का हिस्सा है। आप डॉटेड लाइन देखेंगे, अक्सई चिन उस जमाने में चाइनीज लोगों ने दिया था। अब तो चाइना नहीं मानता, क्योंकि ये सब इंपीरियल मैप्स मानता है। और ये जो मैप है ये जो चाइनीज एटलस है, पोस्टल मैप ऑफ चाइना है, इसमें भी वो ही मैप है जो बेसिकली इस समय भारत का मैप है। तो ये चाइनीज मैप है जो प्रूव करते हैं। अब इम्पैक्ट क्या है ऑक्यूपेशन ऑफ अक्सई चिन का? तो ये जो पूरा का पूरा ऑक्यूपेशन है गिलगित बल्तिस्तान का और अक्सई चिन का और शक्सगम वैली का, इससे भारत का पूरा एनसर्कलमेंट होता है, पूरा भारत हमारा आइसोलेशन होता है। और क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का एक नेक्सस बना है, तो ये इस नेक्सस को सीमेंट करता है। कोई भी अगर हम एक एरिया निकाल देंगे तो उनका जो वो एरिया, जो उनका इम्पैक्ट है वो वीक होगा। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो आजकल जो डिस्कशन हमारे जो हो रही थी, तो ये जो गलवान वैली में हो रहा है, उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर पे भारत का कब्जा है। सियाचिन ग्लेशियर कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं इस मैप से, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर वो पॉइंट है जहां पे 3 न्यूक्लियर पावर्ड जो नेशंस हैं वो मिल रही हैं, कॉमन बॉर्डर शेयर कर रही हैं। चाहे वो ऑक्यूपाइड होने की वजह से कॉमन बॉर्डर है, या जैसे भी प्रेजेंट सिचुएशन में इस पॉइंट पे 3 जो हमारी न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस है एशिया की, वो बॉर्डर शेयर कर रही हैं। और किस प्रकार सियाचिन ग्लेशियर जब तक हमारे पास है तब तक गिलगित बल्टिस्तान और अक्सई चिन साथ साथ नहीं मर्ज हो सकते। और हमारा ये जो गलवान वैली का जो एरिया है इसकी इंपॉर्टेंस अब आप समझ सकते हैं। और फिर मैंने टू फ्रंट वॉर इज ऑलवेज एन ऑप्शन जब हमने ये ऑक्यूपाई किया है। अगर आप देखेंगे अक्सई चिन, लोग कहते हैं वहां पे कुछ उगता नहीं, वहां पे कोई लोग रहते नहीं, क्यों ऑक्यूपाई किया है? तो ये 2 मैप्स आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ऑक्यूपेशन ऑफ अक्सई चिन जो है वो जो गिलगित बल्टिस्तान की ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान की, उसको स्ट्रेंथन करती है वाया रोड नेटवर्क। और ये जो ऑक्यूपेशन है गिलगित बल्टिस्तान की, इसका यही हार्ट है पूरा का पूरा सेपेक का, जो काराकोरम हाईवे है। अगर आप देखेंगे चाइना के लिए लेफ्ट वाला मैप देखेंगे, जो सेपेक है उसको चाइना ने, जो जियोग्राफिकल लोकेशन है गिलगित बल्टिस्तान की, अपने लिए स्ट्रेटेजिकली उसने कैसे इसको यूज किया है। ग्वादर तक उसने अपने लिए एक रास्ता खोल लिया है। उसके जो ऑक्यूपाइड लैंडलॉक्ड एरियाज हैं तिब्बत और जिनजियांग, उनको उसने समुद्र की एक्सेस दी है। और ये जो उसका जो वीक पॉइंट है, जो इस समय प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो राइट मैप में है, इस समय उसका मलाका स्ट्रेट्स में उसका वीक पॉइंट है। भारत और चाइना, भारत बहुत स्ट्रांग है इंडियन ओशन में कंपेयर टू चाइना। इस समय जो क्वाड बन रहा है वो स्ट्रांग हो रहा है। इस समय 45 डेज लगते हैं जो रॉ मटेरियल्स आते हैं चाइना को, और आगे जाके गल्फ ऑफ होर्मुज है, फिर आगे जाके अफ्रीका से जो जिबूती करके जो पोर्ट है, उस सब के लिए अगर उसको उस पे अपना कब्जा करना है, अपनी डोमिनेंस करनी है, तो ग्वादर पोर्ट पे उसका कब्जा बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं अक्सई चिन कहाँ है और उसका जो बेसिकली जो वो क्या स्ट्रेंथन करता है। ये 2 मैप्स देख के आप समझ सकते हैं। जब और कभी जब भी सेपेक कंप्लीट होता है अगर, तो 10 दिन में रॉ मटेरियल्स की सप्लाई जो है वो चाइना के सेंट्रल एरिया में पहुंच सकती है और उसके कोस्ट लाइन तक पहुंच सकती है, जो अभी 45 डेज लगते हैं, और जहां पे हमेशा उसके वीक पॉइंट्स रहते हैं। तो ये अगर कोई डबल फ्रंट वॉर जिसकी हम बात करते हैं, जिसके बारे में सभी ने आपको चताया है, जितने भी टॉक्स हुए हैं, तो ये 2 फ्रंट वॉर जो है, अगर आप ये देखेंगे मैप तो आप समझ सकेंगे अक्सई चिन कितना सेंट्रल है उस 2 फ्रंट वॉर के लिए। और जो तिब्बत ऑक्यूपाई किया है चाइना ने, और जो जिनजियांग ऑक्यूपाई किया है, और जो गिलगित बल्टिस्तान ऑक्यूपाइड है, ये सब का सब कैसे एक 2 फ्रंट वॉर के लिए एक स्टेज कैसे सेट हो चुका है।
और कहां कहां तक ये टू फ्रंट वॉर जा सकती है, ये मैप से हमें ये क्लैरिफाई हो जाएगा। इस समय स्टेटस ऑफ अक्साई चिन क्या है? चाइना ने अक्साई चिन को अपना जिनजियांग ऑटोनॉमस प्रोविंस में किया है, जबकि जो अक्साई चिन है लद्दाख का हिस्सा था, और जो बाउंड्री थी उसके वो लद्दाख और तिब्बत की बाउंड्री थी, ताकि उसका ये कनेक्शन तिब्बत से कट सके और लोग भूल जाए ये कनेक्शन। तो इसलिए उन्होंने अक्साई चिन को जिनजियांग प्रोविंस में ऐड किया है। होतन करके प्रीफेक्चर है जो बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है जिनजियांग में चाइना का, तो वहां पे उसने उसको उसका पार्ट बनाया है, एक तरह से जो उसका कैरेक्टर है, जो उसकी आइडेंटिटी है, उसको इरेज करने के लिए। एक मिलिट्री बेस है अक्साई चिन में, ज्यादातर जैसे बताया था कि ये अनइनहेबिटेड है, केवल नॉमेड्स आते हैं, और जो मिलिट्री बेस है उसमें कुछ लोग रहते हैं। जो हाईवे 219 है उसको बहुत अच्छी बना दी गई है, बहुत सारी फीडर रोड्स बना दी गई हैं। जो नेपाल फ्रेंडशिप रोड है, नेपाल तिब्बत फ्रेंडशिप रोड है चाइना वाली, वो भी आके 219 से एक पॉइंट पे मिलती है। और अगर हम देखें कि जो सदर्न पार्ट है अक्साई चिन का, केवल वो तिब्बत में रखा है। जो विलेज ऑफ डेमचौक है वो पार्टीशन है, आधी तिब्बत में है, आधी भारत में है, और बहुत स्पेसली पॉपुलेटेड है। और जो न्यूज रिपोर्ट्स है और जो सैटेलाइट रिपोर्ट्स हैं वो दिखाती हैं कि चाइना ने अक्साई चिन में बहुत बढ़िया नेटवर्क बना रखा है रोड्स का, और बहुत सारी सैटेलाइट्स खोल रखी हैं। तो एक तरह से जो अक्साई चिन एरिया है वो एक लिसनिंग पोस्ट बन गई है चाइना के लिए, जहां से वो भारत में लद्दाख पे अपनी नजर रख सकता है। और उन्होंने कई टूरिस्ट स्पॉट्स भी खोल दिए हैं, जो अक्साई चिन लेक वगैरह है उस पे, वहां पे 219 से लोग टूरिस्ट आते हैं। गूगल करेंगे बहुत सारे आपको इनके आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जो टूरिस्ट वहां पे घूम के आते हैं। कुछ पिक्चर्स हैं गूगल से ली हैं, तो मैं इनकी ऑथेंटिसिटी में वो नहीं कर सकती, पर एक आइडिया आपको देने के लिए कि इस प्रकार के वहां पे नॉमेड्स आते हैं, इस प्रकार के वहां पे ये लेक्स हैं। तो ये कुछ कुछ अक्साई चिन इस प्रकार का दिखता है। अब मैं आप पे आती हूँ शक्सगम वैली पे। अब 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान ने करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी ट्रांसकोरकम ट्रैक्स को उसने चाइना को सीड कर दी। ये इसको बोलते थे सिनो पाक बाउंड्री एग्रीमेंट। ये 2 मार्च 1963 को सीड करा गया था। मैंने आपको पहले एक मैप दिखाया था जिसमें एक पिंक लाइन दिखाई थी, क्योंकि हमने वो एरिया क्लेम नहीं किया, तो पाकिस्तान ने वो एरिया अपने 1962 के मैप में दिखाया। उसके बाद 1963 में ये जो एग्रीमेंट हुई, इसमें इन्होंने शक्सगम वैली और 20,000 किलोमीटर चाइना को दे दिए। उसमें से भारत केवल 5,180 स्क्वायर किलोमीटर क्लेम करता है, जिसको हम शक्सगम वैली बोलते हैं। और जो दो एरिया थे तकदमबुश पामीर और अस्कम, इसके बारे में मैं बाद में थोड़ा सा बताऊंगी। ये भारत ने क्लेम नहीं किया, लेकिन हमने शक्सगम वैली क्लेम करी, और ये 1963 में शक्सगम वैली पाकिस्तान ने इलीगली चाइना को दे दी। जो हमें समझना होगा, ये उसका एरिया नहीं था। जो यूएन रेजोल्यूशंस थी उसको उसने वायलेट किया था, जो यूनसिप रेजोल्यूशंस थी वो वायलेट हुई थी, क्योंकि उनमें कहा था कि पाकिस्तान जिस एरिया में कब्जा करा हुआ है उसको चेंज नहीं कर सकता। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने ये एरिया दिया। इससे चाइना ने अपना जो होल्ड था अक्साई चिन पे वो कंसोलिडेट करा, और ये और गिलगित बल्टिस्तान तक ये पूरा का पूरा होल्ड अच्छी तरह कंसोलिडेट हो गया, और भारत पूरा एनसर्कल हो गया और आइसोलेट हो गया। सेंट्रल एशिया, यूरेशिया और आगे जो हमारा हार्टलैंड था उससे हम टोटली आइसोलेट हो गए। अब मैं शक्सगम वैली पे आती हूँ। शक्सगम वैली एक ब्रिटिश थे कैप्टन यंग हस्बैंड, उन्होंने यह ढूंढा था, उन्होंने इसको शक्सगम नाम दिया था। चाइना के लोग इसको ऑपरैंग बोलते थे। शक्सगम नाम इन्होंने यंग हस्बैंड ने देखा था, और ये जब वहां पे गए थे तो शक्सगम वैली जब उन्होंने सर्वे की थी, तो जो उन्होंने कहा था कि जो हुंजा राजा, जो हुंजा का मीर है, ये टेरिटरी हुंजा की है। और हुंजा जो थे वो जम्मू कश्मीर के वैसल स्टेट थी, और वो जम्मू कश्मीर के राजा को ट्रिब्यूट देते थे। यह हमने कितनी बार कवर किया है टॉक्स में।
तो शक्सगम वैली जो थी, जो हुंजा का जो मीर था उनका एरिया था, और ये जम्मू कश्मीर का जो स्टेट थी उसका, क्योंकि वैसल स्टेट था तो ये जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। तो ये शक्सगम वैली आप देखेंगे मैप में तो आप समझ सकते हैं ये कितना स्ट्रेटेजिक एरिया है। इसके थ्रू अभी चाइना ने बहुत सारी फीडर रोड्स बनाई हैं जो गिलगिट बल्टिस्तान को अक्साई चिन से कनेक्ट करती हैं। और गिलगिट बल्टिस्तान को मैंने आपको होतन के बारे में बताया था, जो एक मिलिट्री बेस है, वो उस वहां तक जाती हैं, तो काफी डिस्टेंस कम हो जाता है। बहुत सारी फीडर रोड्स बनी है। सियाचिन ग्लेशियर क्योंकि उसके बिल्कुल पास में है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। और जो पहले रोड्स थी 1924 में एक मेजर मेसन थे, वो ले से गए थे शक्सगम तक सियाचिन होते हुए। तो जो पुरानी रूट थी, एक ट्रेड रूट, वो सियाचिन होते हुए शक्सगम जाती थी। हमारे पास जितने भी ऑफिशियल मैप्स हैं सबके सब शक्सगम को जम्मू कश्मीर में शो करते थे। हमारे पास क्लेम्स हैं कि भी शक्सगम वैली जो थी वो हमेशा से हुंजा का पार्ट थी। और इसके कल्चरल लिंक्स जब आप पढ़ेंगे, जब आप कल्चरल उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बल्टिस्तान से इसके कल्चरल लिंक्स हैं। इस समय मैंने बताया चाइना ने बहुत सारी फीडर रोड्स बना ली हैं और वो ट्रैकिंग और टूरिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज शक्सगम में अलाउ करता है, इस होप से कि कोई हमें ट्रेल मिल जाए जो हमें सियाचिन बाईपास करके लद्दाख तक पहुंच सके। ये है 1924 का मैप शक्सगम का, जो मेजर मेसन ने ये फोटोज खींची थी, सर्वे किया था, और ये सियाचिन होते हुए गए थे, लद्दाख से सियाचिन होते हुए शक्सगम गए थे। तो इस तरह से कुछ शक्सगम वैली दिखती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, रिवर है, ग्लेशियर्स है। फिर मैं आती हूँ मिंसर पे। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, वो महाराजा ऑफ तिब्बत भी थे। तिब्बत में भारत के बहुत सारे एंशिएंट राइट्स थे। कई लोग मानते हैं कि वो ब्रिटिशर्स के टाइम से राइट्स थे, लेकिन अगर आप पुरानी बुक्स पढ़ेंगे, आप गढ़वाल की पुरानी बुक्स पढ़ेंगे और पुराने जो हमारे पहले सर्वेयर थे नैनचंद रावत, तो उन्होंने वो पूरा एरिया सर्वे किया था तिब्बत का। तब वहां पे जो हमारे गढ़वाल के जो राजा थे, शाही राजा वगैरह, और कुमाऊं के, वो उनके भी कई एरियाज में तिब्बत में उनकी इन्फ्लुएंस होती थी, उनके एरियाज कैप्चर करे हुए थे। हमारे बहुत सारे राइट्स थे। जो मिंसर गांव है ये कैलाश मानसरोवर से 32 किलोमीटर दूर है। ये हमेशा से भारतीय जो लद्दाखी टेरिटरी थी वो थी। 1684 की एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ टिंग मॉस गैंग। इस ट्रीटी में क्लियर कट लिखा है कि किंग ऑफ लद्दाख रिजर्व्स टू हिमसेल्फ द विलेजेस ऑफ मिंसर। और यह ट्रीटी तब साइन हुई थी जब तिब्बत और लद्दाख, लासा और लद्दाख के बीच में एक वॉर हुई थी। उसमें लद्दाख का राजा हार गया था। उसके बावजूद, हारने के बावजूद, पूरा का पूरा तिब्बत और लद्दाख का बाउंड्री डिमार्केट की गई थी। और उसमें ये लिखा था कि द किंग ऑफ लद्दाख रिजर्व्स टू हिमसेल्फ द विलेजेस ऑफ मिंसर। तो मिंसर में हमारे जो ट्रेडर्स थे, हमारे जो पिलग्रिम्स थे, वो आके रुकते थे। उसके बाद 1854 की जो चुशुल की ट्रीटी थी, उसमें भी ये फिर से लिखा गया कि जो मिंसर है और जो तिब्बत और लद्दाख का बॉर्डर है, उसकी हम हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, कभी वो बॉर्डर्स चेंज नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट थी। इसके जो रेवेन्यूज थे उससे कैलाश मानसरोवर यात्रा मेंटेन होती थी। और 1954 में जब वो पंचशील साइन हुआ, सिनो इंडियन ट्रेड ट्रीटी, तो ये मिंसर का इशू तो आया ही नहीं। ना हमने लीगली कभी दिया चाइना को, ना चाइना ने हमसे लिया। कभी हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 अमेंड नहीं किया। हमने जो पुरानी ट्रीटीज हैं ये हमने रेक्टिफाई नहीं करी। तो लीगली मिंसर हमारा पार्ट है, लेकिन हम इसके बारे में भूल चुके हैं। हम कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हम लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंचुरी से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मिंसर का हम जो क्वेश्चन है उस पर हमको रिसर्च करनी चाहिए। आप नेशनल आर्काइव्स में जाएंगे, आपको पुराने मैप्स मिलेंगे, लोगों ने अपने हाथों से बनाए हैं, किस प्रकार कहाँ से लोग मिंसर जाते थे, किस प्रकार 5 किलोमीटर दूर मिंसर से एक तीरथपुरी करके जगह है, जहाँ पे जो हमारे जो पिलग्रिम्स थे वहां पे नहाते थे, फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे। हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि मिंसर
मानसरोवर, तीरथपुरी, कैलाश, ये तो सब भारतीय संस्कृत वर्ड हैं। तो ये चाइना की टेरिटरी कैसे हो गई? इस क्वेश्चन को हमको उठाना चाहिए। इस समय मिंसर का क्या स्टेटस है? उसका नाम है मेनशई, और ये हाईवे 219 जो मैंने बताया था उस पे सिचुएटेड है। नगरी प्रोविंस है। हमें क्वेश्चन करना चाहिए, नगरी तो संस्कृत वर्ड है, तो भैया ये आपका चाइना का कैसे हो गया? फिर लीगल इशू अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। जब भी पार्लियामेंट में उठाया गया तो इस पे कोई जवाब नहीं दिया गया। 29 सितंबर 2019 को चाइना ने अपना नेशनल डे मिंसर में मनाया, क्योंकि जब से हम लोगों ने जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर में इसके ऊपर क्वेश्चन उठाने शुरू करे हैं, तब से चाइना ने, ये पहली बार हुआ है कि 2019 में मिंसर में चाइना ने अपना नेशनल डे सेलिब्रेट किया। उसके बाद ये पुरानी पिक्चर है, ये बहुत पुरानी एक बुक है, और इसमें ट्रेड रिलेशंस और जो इंडियन क्लेम्स हैं तिब्बत पे उसके बारे में है। तो ये 1954 से पहले गारतोक मैंने बताया था, एक ट्रेडिंग पोस्ट था जो भारत के, जहाँ पे क्लेम्स थे वहां पे भारत के ट्रेडिंग एजेंट रहते थे, लोग रहते थे, ट्रेडर्स रहते थे, और वहां पे भारतीय झंडा फहराया जाता था। अब दिन ये आ गए हैं, हमने वो टेरिटरी अपनी भूल गए हैं, अपने क्लेम्स भूल गए हैं, तो वहां पे अब चाइनीज फ्लैग होइस्ट होते हैं। तो इस समय सिचुएशन क्या है चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत की? जैसे मैंने बताया, मिंसर है, तिब्बत का पार्ट हो गया है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो देमचौक से नहीं जाती है, मिंसर से नहीं जाती है, अभी वो जाती है सिक्किम से या लिपुलेख पास से। और वो जो वहां पे भूटानीज एनक्लेव है दार्जिलिंग का, वहां जाते हैं लोग, मिंसर अब लोग नहीं जाते हैं। अक्सय चीन का मैंने बताया जैसे दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। ज्यादातर बड़ा पार्ट जो है वो होतन प्रोविंस, जिंजियांग का पार्ट बना दिया गया है, थोड़ा सा पार्ट तिब्बत का है, बहुत कम इनहैबिटेशन है। और जो शक्सकम है और जो कोराकम ट्रैक्ट्स है वहां पे भी बहुत कम लोग रहते हैं, नियरली अनइनहैबिटेड है, और वो भी जिंजियांग की प्रोविंस का हिस्सा है। तो मैंने आपको, जैसे आलोक जी ने भी बोला, मैं भी हमेशा यही कहती हूँ, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर में हम यही कहते हैं कि जब भी हम कोई टेरिटरी, वो तब हम लूज करते हैं, ये नहीं कि जब उस पर कोई कब्जा कर लेता है, उसको कोई अधिकृत कर लेता है, पर जब हम उनको भूल जाते हैं। तो आगे देखिए, मैंने आपको दो एरियाज बताए थे, तकदमबुश पामीर, जो हमारे पास 1935 तक क्लेम्स हैं। अगर आप नेशनल आर्काइव्स में जाएंगे तो आपको पूरे के पूरे, जब गिलगिट एजेंसी बनी थी, आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स लिखी हुई है नेशनल आर्काइव्स में, जिसमें लिखा है कि तकदमबुश पामीर वो पॉइंट है जहां पे तीन एम्पायर, चाइना, ब्रिटिश, रशियन मिलती है। अब हम यहाँ तक हैं। 1947 में जब गिलगिट एजेंसी वापस जा रही थी महाराजा को, उसमें नोटिंग में क्लियर कट लिखा हुआ है कि हमारे 17 किलोमीटर बाउंड्री तकदमबुश पामीर पर रशिया के साथ हमारी है। हमने वो कभी क्लेम नहीं करी। 1935 तक हमारे पास पूरे रिकॉर्ड्स हैं। वहां जो वखी करके एरिया है, जो इनहेबिटेड है तकदमबुश में, वहां का ट्रिब्यूट महाराजा को मिलता था जम्मू कश्मीर के, और 1935 तक रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। उसके बाद रस्कम वैली एरिया है, वो भी ट्रांस काराकोरम एरिया है। 1905 तक मीर ऑफ हुंजा के क्लेम्स हैं। ब्रिटिशर्स ने पूरे के पूरे क्लेम्स इकट्ठे कर रखे हैं, नेशनल आर्काइव्स में है। फिर जब उनको लगा कि कहीं रशिया इसको यूज ना कर सके, चाइना के थ्रू ना आ सके हुंजा में, और जो राजा था हुंजा का, जो क्लेम्स है रस्कम में, माइनिंग करते थे हुंजा के लोग, कश्मीर के लोग, और वहां पे ट्रेडर्स जो जाते थे उनसे ट्रिब्यूट एक्सट्रैक्ट करते थे, और थोड़ा सा ट्रिब्यूट वो जो राजा, जो एम्परर था चाइनीज, उसको देता था मीर ऑफ हुंजा, और जो चाइनीज राजा थे वो मीर ऑफ हुंजा को भी गिफ्ट देते थे। 1905 में ब्रिटिशर्स के कहने पे हुंजा ने अपने सब कनेक्शंस तोड़ दिए चाइना के साथ, और रस्कम वैली पे जो क्लेम्स थे, एंशिएंट क्लेम्स, वो भी उसने गिव अप कर दिए। लेकिन ये हमारे क्लेम्स थे जिनके बारे में हम भूल चुके हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। मैडम, जो प्रथम प्रश्न है वो क्या, कि जो एंशिएंट इंडिया का जो क्लेम था, ये जो जितनी भी आपने टेरिटरीज कही, क्या कभी वो भारत फिर से क्लेम कर पाएगा भविष्य में? ये मैंने आपको बताया, टेरिटरीज तभी हम लोग
मतलब जाती हैं हमारे हाथ से जब हम उनके बारे में भूल जाते हैं। अब अगर क्लेम करना है वो तो पॉलिटिकल विल है, लेकिन अगर हम एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आलोक जी इस पे 2 शब्द बोल सके तो, अगर आलोक जी आए और बोले, जी अगर हैं वो अभी तो। आलोक जी। जैसा इन्होंने कहा कि a country does not lose its territory because somebody else has occupied it. It only loses it when it goes out of your mind. तो जब आपके मानस पटल से वो बाहर चली जाती है, जब भी आप वो भूभाग को खोते हैं, अन्यथा आप उसे खोते नहीं हैं। अगर आज भी किसी और का कब्जा है तो वो हमारे पास आएगी, जब तक हमारा संकल्प ऐसा है कि हम उसको वापस लेंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि इस देश के जो जनमानस है वो इसको हमेशा ध्यान रखे कि ये हमारा भूभाग है, हमें इसको वापस लेना है। तो अगर हम इसको सोचेंगे तो जरूर आएगी, और अवश्य आएगी। देखिएगा एक दिन आएगा जब ये हमारा भूभाग जो है हमें वापस। दिलीप जी आप आगे कंटिन्यू कीजिए, अनम्यूट कीजिए। एक प्रश्न बार बार आता है कि जो बार बार जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये जो पूरा एरिया है अक्साई चीन वो अनहिबिटेबल है, जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। तो अभी भी वही कंडीशन है कि कुछ लोग अभी रहते, कुछ चाइना ने वहाँ पे कुछ कॉलोनीज खड़ी की है और कुछ लोगों को वहाँ पे रहना शुरू हुआ है। तो अभी क्या ये प्रोसेस चल रही है कि नहीं चल रही है, इनहेबिटेंस की प्रोसेस वहाँ पे? जो नॉमेड्स हैं वो तो अभी भी जाते हैं, क्योंकि वो जो क्योंकि ये जो रूट्स ऐसी हैं जो इसमें कोई रोक नहीं सकता। तो तिब्बत से और लद्दाख से सुन रहे हैं हम कि नॉमेड्स अभी भी जाते हैं, क्योंकि वो अपनी यैक्स वहां चढ़ाते हैं। ये बहुत गलत कहना है कि वहां पे घास का एक टुकड़ा नहीं उगता। जैसे मैंने कहा कि वहां के जो डेप्सैंग प्लेन्स वगैरह हैं और जो वो एरिया है पूरा का पूरा, वहां पे गर्मियों में घास उगती है। इसका पुराना नाम गोस्थान था, और यहाँ पे यैक्स चढ़ाने अभी भी लोग जाते हैं। जो नॉमेड्स हैं वहां पे वो जाते हैं, यैक्स चलाते हैं। लेकिन जो परमानेंट इनहैबिटेशन है वो केवल चाइना ने अपना एक मिलिट्री स्टेशन बनाया है, वहां पेट्रोल पंप्स हैं और वहां पे वो अपने लोग रखते हैं, और जो लोग वहां पे एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। तो जो भी अगर आप देखेंगे, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको पिक्चर्स भी मिल जाएंगी उसकी। तो वहां पे कुछ हजार जो चाइनीज लोग हैं, वो अक्साई चीन के कोई मूल लोग नहीं है, क्योंकि अक्साई चीन के मूल लोग है ही नहीं कोई, केवल नॉमेड्स हैं वो अभी भी जाते हैं। और जो सॉल्ट वगैरह की माइनिंग वगैरह होती है वो भी होती है, और रिपोर्ट्स पढ़ी है हमने कि जो टिन माइनिंग होती है वो भी उन्होंने शुरू कर रखी है, टिन की एक्सट्रैक्शन भी होती है। परमानेंटली वहां पे कोई रह नहीं सकता, एक्सेप्ट वो जो चाइना ने अपना बनाया हुआ है, वहां पे उन्होंने इस प्रकार से बनाया होगा कि वहां पे रह सकते होंगे लोग। जी, टूरिस्ट आते हैं सीजन, बस यही है। हाँ जी बोलिए। एक क्वेश्चन था कि जो रोड बना था कासगढ़ से लेके लहासा तक 219, उसका एक थोड़ा जियोस्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस था, तो उसका क्या आज भी वो इम्पोर्टेंस है? क्योंकि वो 90 आप बता रहे थे कि 57 से वो रोड बन रहा था, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि वो लहासा को और कासगढ़ से जोड़ना चाइना के लिए? वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कशगर भी बहुत बैकवर्ड एरिया था, तिब्बत भी बैकवर्ड एरिया था, और जो साउथ तिब्बत था वहां पे काफी रिवोल्ट्स भी हो रहे थे। तो चाइना वहां से अपने ट्रूप्स वगैरह भेजना मुश्किल हो रहा था चाइना को। ये जो एरिया था ये अनइनहैबिटेड था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। ये 12 महीने चलता है, ये यहाँ पे बर्फ से कवर नहीं होता, मतलब एक्सेसिबल हमेशा होता था। जो भी इन्वेजन हुए तिब्बत वगैरह में, जो भी वो हुआ वो इसी रोड से होते थे। तो ये रोड बहुत पुरानी एक रोड थी, कशगर को तिब्बत से कनेक्ट करने का ये सबसे शॉर्ट वे था, क्योंकि ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं और से बना था तो शायद ये रोड नहीं बन पाती, रेडीमेड रोड थी। दूसरी बात यह है ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड है। अगर आप देखेंगे कशगर से लेके ये पूरा का पूरा जो हमारी बाउंड्री है, भारतीय तिब्बत बाउंड्री जो है, उसके साथ साथ चलता है, उत्तरांचल की बाउंड्री उत्तराखंड की बाउंड्री के साथ चलता है, आगे जाके लहासा से मिलता है। फिर जो फीडर रोड है जो नेपाल अभी और चाइना एक फ्रेंडशिप रोड जो बना रहे हैं, ये भी 219 में आके मिलती है। आगे जो नगरी जो जगह है, जो प्रोविंस है, वहां पे अली करके एक जगह है, वहां पे एक एयरपोर्ट बनाया गया है, ताकि कहने को कि जो हम कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए, वो अभी जुलाई 2020 में उसको मिलिट्रली वहां पे एयरबस 320 लैंड हुई है, और अब ये कहा जा रहा है कि वहां पे मिलिट्री एरोप्लेन्स भी लैंड होंगे। और ये 219 का जो पूरा एरिया है ये टकला कोट वगैरह होते हुए जाता है। अभी आपने सुना होगा कि उन्होंने वहां पे मिसाइल्स रखी हुई हैं,
और वहां पे टकलाकोट पे और कैलाश एरिया में उन्होंने मिसाइल्स वो रखी हैं, और वहां पे उन्होंने अपने जो सोल्जर्स हैं पीएलए की आर्मी के प्रोपेगेंडा वीडियोस बहुत दिखा रखे हैं कि उनके लिए घर वर बना रखे हैं। तो ये पूरा का पूरा 219 की वजह से हो रहा है। और जो होतन करके एक प्रोविंस है, मैंने बताया था, वो मिलिट्री बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, तो वहां से इमीडिएटली किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट तक वहां से मिलिट्री आ सकती है। तो 219 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निधि जी, आलोक जी बता रहे थे कि कोई भी प्रोविंस, कोई भी एरिया तब हारते हैं जब वो हमारी स्मृति से निकल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो विषय, ये पूरा अक्साई चीन है या पूरा जो एरिया है वो हमारी स्मृति में रहे, तो हमें उसमें क्या करना चाहिए? एक सामान्य नागरिक को, जो भारत के लोग होते हैं, उनको ये एरिया हमारे स्मृति में रहे, इसके लिए कुछ ना कुछ तो एक एफर्ट्स करनी चाहिए, या फिर इसके विषय को लेके कुछ जन जागरण करना चाहिए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? एक तो रिसर्च कर सकते हैं हम लोग। अगर पुराने क्लेम्स पढ़ेंगे, उस पे लोग बताएंगे कि भी हमारे क्लेम्स थे, इतने रुपए, पूरे का पूरा जो जब जम्मू कश्मीर के राजाओं ने पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बना रखे हैं वहां के, पूरा लिखा हुआ है कितनी फैमिलीज थी, कितने पास्चर लैंड्स थे, कितना रुपये मिले, 54 रुपीज इस साल मिले, 100 रुपए इस साल मिले। अगर हम इसको थोड़ा पब्लिसाइज करते हैं तो लोगों को लगेगा ये हमारा एरिया है। अगर अक्सर जिनको हम गोस्थान बोलना शुरू कर दे तो लोगों को एकदम से एक कनेक्शन होगा। अगर हम इनके संस्कृत नाम पढ़ें, जो अभी आप करने वाले हैं, जो हम कल्चरल लिंक्स बता रहे हैं, तो लोगों में लगेगा ये अपना एरिया है। अब शक्सगम का हम बताएं कि भाई हंजा का जो एरिया था वो हमारा एरिया था, रस्कम हमारा था, यहाँ का कल्चर क्या था। यहाँ पे अगर आप हुंजा की तरफ जाएंगे आपको 2000 से ज्यादा रॉक कार्विंग्स मिलेंगी, संस्कृत में आपको लिखे हुए मिलेंगे शिलालेख। ये पूरा जो एरिया है तिब्बत वाला, जो हमारे भारत का जो जाता था मानसरोवर एरिया, वहां पे भी बहुत सारे आपको स्तूपास, पुराने मॉन्यूमेंट्स, पुराने ये सब मिलेंगे। अगर हम उनपे ज्यादा वो करेंगे तो फिर ये एरिया पूरा हमारे मानस पटल पे रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि शायद हम अगर शुरू करें इसको गोस्थान बोलना या ईस्टर्न लद्दाख बोलना अक्सई चिन की जगह, तो शायद ये ज्यादा एक वो करे। आगे आलोक जी बता सकते हैं इसके बारे में, उनका बहुत सोचना है इस पे। दीदी जी, जो आज भी जो लद्दाख और जो तिब्बत की कुछ एरियाज हैं, जिसमें आपने कहा कि जो पास्ट में भारत का मिंसर तक लोगों का एक सोशियो कल्चर संबंध रहा है, तो क्या आज भी वो संबंध जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनका आज भी मौजूद है? अभी देखिए, क्योंकि वो पूरा बंद हो गया है। जो हमारी रूट्स थी, जितने भी पास थे, अगर आप नाम सुनेंगे, मना पास, लिपुलेख पास, नीलंग पास, ये सब कॉमन पासेस थे जिससे जाते थे गढ़वाल के लोग। पुराने लोग गढ़वाल के अभी भी याद करते हैं कि हम तिब्बत जाके ऊन लाते थे, सिर्फ इन्हीं को अलाउड था लाना, सॉल्ट लाते थे। और हमको ये बताना चाहिए, बुक्स में पढ़ाना चाहिए कि जो गढ़वाल रीजन था ये पूरा का पूरा सदर्न तिब्बत का पूरे साल का जो सीरियल, जो जितना खाना पीना था, ये गढ़वाल से सप्लाई होता था। तो ये अगर हम लोगों को बताएं कि जो गढ़वाल का जो था वो तिब्बत को पूरा सप्लाई करता था 1954 तक, ये एक सोच थी जो हमारा, अगर आप नेशनल आर्काइव्स पढ़ेंगे, कि कभी भी चाइना मतलब इंडिया को अटैक नहीं करेगा, क्योंकि जो चाइनीज ट्रूप्स हैं और जो चाइना ऑक्यूपेशन है उस एरिया का, जो मतलब मिंसर और सदर्न साउथ वेस्ट तिब्बत का है, इसका पूरा खाना पीना तो गढ़वाल के थ्रू आ रहा है और भारत के, शिमला के थ्रू आ रहा है, भारत के थ्रू आ रहा है। ये तो कभी मतलब ये इस एरिया को क्लोज नहीं करेगा। और जब चाइना ने अपनी रोड बना ली तो उसने फटाफट ये सब बंद कर दिया। तो बहुत जरूरी है, बेसिकली आप सब कॉलेज के लोग हैं, अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको इतना मटेरियल मिलेगा। बुक्स हैं, एक कश्मीर टू कशगर बुक है, वो पढ़िए, और आप गूगल करिए, और एक पूरा पीडीएफ फ्री है, अगर आप बोलेंगे मैं शेयर कर लूंगी, लिंक्स ऑफ तिब्बत एंड उत्तराखंड। तो ये इसमें हमें इतना मटेरियल मिल जाएगा कि ये जो हमारे पुराने लिंक्स हैं, जो लद्दाख, तिब्बत और तिब्बत के जो गढ़वाल और तिब्बत के जो हिमाचल और तिब्बत के जो लिंक्स हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे अरे ये तो हमारा एरिया था, ये तो हमारे लिंक्स है, हम भूल कैसे गए। तो ये बस एक जन जागरण की जरूरत है, इन बुक्स को पढ़ने की जरूरत है। जी आगे निधि जी, जो सक्सकाम वैली जो बाद में जाके पाकिस्तान ने इलीगली चाइना को बेचा, उसको लेके कुछ लीगली फाइट कर सकते हैं, ऐसा कुछ उसको हम चैलेंज कर सकते हैं कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ऐसा क्या पॉसिबल है आज के संदर्भ में? है तो
क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो यूएन रेजोल्यूशंस का टोटल वो था। जब ये हुआ था 1963 में, तब भी हमने प्रोटेस्ट किया था। और हम लोग, अगर आप एमए के रिकॉर्ड्स बोलेंगे तो हमने बहुत बार प्रोटेस्ट किया है। तो अब ये हमारी पॉलिटिकल विल है, और ये जियोपॉलिटिकली लोग कितना इसको मतलब इस समय इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि अभी कल ही मैं न्यूज रिपोर्ट पढ़ रही थी, या परसों, कि अब कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया से बाहर निकाल दिया गया है यूएन में। तो अगर हम ये है कि अगर हम चाहें तो हम आगे जाके इस पे, क्योंकि कब्जा तो हमारा ही है। जो इंसिनो बाउंड्री है उसमें लिखा हुआ है चाइना ने कि जब भी ये डिस्प्यूट, जब भी ये रिजॉल्व होगा, तो जो भी जिसको भी ये एरिया मिलेगा उससे हम बात करेंगे। तो ये उसमें लिखा है, अगर हम वो बाउंड्री एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो अब यही है कि ये सब हमारे पास पॉइंट्स हैं, प्रेशर पॉइंट्स हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं। शख्सम तो हमेशा से हमारा पार्ट था। एमए के आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो हर बार इसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है। जी, एक और प्रश्न था कि क्या अभी पहले तो जो हमारी जो मानसरोवर यात्रा थी 2 पासों से होती थी, नेपाल से होती थी और सिक्किम से होती थी। अभी एक हमने तीसरा रास्ता बनाया लिपू लेक वाला। क्या हम चौथा एक रास्ता वो अक्साई चीन से बनाए? ये क्या पॉसिबल है? जो आप आपने ना बता रही थी कि मिंसर से लेके, आपने वो ही बोला है। तिब्बत हाँ। के जो लद्दाख के लोग थे, अगर आप उनके रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे तो जो बकुला जी थे, वो इसी डेमचौक से मिंसर होते हुए ही मानसरोवर यात्रा पे गए थे, और वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करके आए थे। और लद्दाख में बहुत बार ये जब ये सिक्किम वाला नथुला खुला था, तब लद्दाख के लोगों ने कहा था, प्रोटेस्ट किए थे कि वो मत खोलिए, डेमचौक वाला रूट खोलिए। और ये रूट बहुत सेफ है, और ये पूरा मतलब प्लेन में जाता है। और कहते हैं कि अगर लेह से लेके कैलाश मानसरोवर यात्रा 1 हफ्ते में पूरी कर सकते हैं। हमको इसके लिए एक जन जागरण शुरू करना चाहिए, और इसको हमारे वो होना चाहिए, एक मतलब हमारी डिमांड होनी चाहिए कि डेमचौक से मिंसर खोलिए। ये तो आपने बिल्कुल अपने आंसर खुद ही दे दिया है। नहीं हम भी आलोक जी कुछ आपके ऑब्जर्वेशन हो तो। हाँ बिल्कुल जी, गुरु हैं आलोक जी। नहीं, जो कहा वो सब उचित है। जैसा कि मैंने कहा कि जो 1954 में जो एग्रीमेंट हुआ था, तो ये जो मानसरोवर के जाने के लिए जो रास्ते जो अलाउ किए थे, उसमें डेमचौक का रास्ता नहीं एग्रीड हुआ था। और अब हम उसकी मांग करते रहे हैं चीन से समय समय पर, वो अभी तक नहीं माने। पर मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये हो जाएगा। पर ये मेरा मानना है कि अगर नहीं भी होता है तो हमें डेमचौक तक की यात्रा करनी शुरू कर देनी चाहिए, उसको कैलाश द्वार मानकर, या उसको कुछ भी आप जैसे चाहें, या वहां तक की जो हमारे जो तीर्थ यात्रियों की यात्रा है वो शुरू हो जानी चाहिए। भले अगर वहां से वो कैलाश मानसरोवर ना भी जा सके, तो एक कैलाश द्वार के रूप से उसकी, या वहां पे कोई एक बड़ा सा द्वार बनाया जाए या कुछ बनाया जाए जिससे कि लोग वहां आए। ये आवश्यक चीज है मेरे ख्याल से, और इसकी तरफ मेरे ख्याल से कदम आगे बढ़ाना चाहिए जब भी मौका मिलेगा उस हिसाब से। आलोक जी, ये जो डेमचौक है वहां पे आप जानते होंगे कि सिंधु नदी भी वहां से ही भारत में एंटर होती है। तो जो एक सिंधु दर्शन हमारा कार्यक्रम चलता है, तो वो साइमल्टेनियसली 2 जगह पर चले, एक वहां पे भी चले, एक डेमचौक में भी चले। ऐसा कुछ कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं? देखिए, सिंधु दर्शन में क्या है, काफी लोग आते हैं, काफी अधिकतर लोग वयोवृद्ध होते हैं, और उनको डेमचौक तक ले जाना अपने आप में एक बहुत समस्या है। ना तो डेमचौक पे आपके पास उस तरीके की अकोमोडेशन है कि आप उनको ले जाके वहां रख सकें। इसको आगे धीरे धीरे किया जा सकता है, कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन अभी सबको ले जाना उतनी दूर तो संभव नहीं। अगर आप देखें, वो लेह में जो बिल्डिंग है जो सिंधु दर्शन के लिए, वो काफी बड़ी है, काफी लोग आते थे उसके लिए। तो वो संभव, उनको सबको डेमचौक ले जाना शायद मेरे ख्याल से इस वक्त संभव ना हो। आने वाले समय में हो जाएगा। उसके लिए हमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। पहले तो रोड की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, और दूसरी वहां पर रहने की जगह होनी चाहिए। दोनों ही चीजों की आवश्यकता है। जैसे ही वो हो जाएगा, मेरे ख्याल से आगे और भी चीजें बेहतर। तो आज का इस हमारे जो श्रृंखला 8 का हम यहाँ पूर्णाहुति की ओर करते हैं। मैं सबसे बड़ा आभारी हूँ जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र की जो हमारी अखिल भारतीय टीम है, आलोक जी, रंजीत जी और आशुतोष जी, सदा हमारे साथ रहे, हमें बार बार मार्गदर्शन दिया वक्ताओं को लेके, सब्जेक्ट को लेके। तो एक हम दोनों का आभारी है, हर एक कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित रहे और मार्गदर्शन किया। हमारी जो प्रांतीय टीम है उसमें भी हमारे देवांग भाई हमारे साथ रहते थे, मनोज भाई भी हमारे साथ रह रहे। तो एक बहुत बड़ा उन सबका मैं आभारी हूँ।
ये जो पूरी श्रृंखला को सफल बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसमें कहते हैं कि गुजरात की कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ने हमारे साथ मिलकर इस कार्यक्रम में सहभाग किया और इसको गुजरात के हर एक डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाया। तो उन सारे यूनिवर्सिटीज के और जो कुलपतिज है और जो कॉलेज के प्रिंसिपल है, उन सबका मैं आभारी हूँ। हमारे साथ जो आज सब हर बार उपस्थित रहते थे, हमारे सूरत की जो कॉलेज है उनके प्रिंसिपल जी किशोर सिंह जी का मैं आभारी हूँ। उनके जो प्रतिनिधि है चिराग भाई सतत हमारे साथ रहते थे, उनका भी मैं आभारी हूँ। नॉर्थ गुजरात में जो हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है पाटन, तो पाटन से भी बहुत बड़ा हमें इनपुट मिल रहा है, तो पाटन से गोहिल साहब का मैं भी आभारी हूँ। उनके प्रिंसिपल श्री ललित भाई का भी आभारी हूँ। सेंट्रल गुजरात में ये जो पूरा कार्यक्रम विद्यानगर से लाइव हो रहा है, तो विद्यानगर से जो नलिनी आर्ट्स कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। जो उनके जो प्रतिनिधि है भानु भाई सतत हमारे साथ कनेक्शन में रहते थे और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए उसका प्रयत्न करते रहे। मैं भानु भाई का भी आभार व्यक्त करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से श्री अजय भाई सोनी प्रतिनिधि है, सतत हमारे साथ रहे, उनका भी आभारी हूँ। कच्छ से जीडी गौड़ सर अधिवक्ता परिषद के प्रतिनिधि है और हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहे, उनका भी मैं आभारी हूँ। सूरत सौराष्ट्र में भी हमारे 3 सेंटर रहे, जिसमें जूनागढ़ से भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी हमारे साथ जुड़ी, तो उनके जो प्रतिनिधि है विशाल भाई और ललित भाई, उनका भी आभारी हूँ। भावनगर से दोषी कॉलेज के जो हमारी मैडम है चार्मी मैडम, वो हमारे सतत हमारे साथ रही है, उनका भी मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि हर कार्यक्रम में आई है। जाम खंभालिया से जासमीन जी शारदा जो इतिहास की प्रोफेसर है, वो इस हमारे सेंटर्स का कोऑर्डिनेटिंग करती है, उनका भी मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। कच्छ की ओर से भी हमारे साथ विष्णु शास्त्री जी जो नखत्राणा कॉलेज के प्रिंसिपल है, वो सतत हमारे साथ रहे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो दूसरे जो सारी कॉलेजेस है जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, भवंस कॉलेज की ओर से सहज जी और हमारे जो महेंद्र भाई है, अर्जुन जी वंजारा है लुणावाड़ा कॉलेज से, मालवन कॉलेज से, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम का जो हमने इस पूरे जो सीरीज था उसको 2 भाग में डिवाइड किया था। जो पहले 8 लेक्चर थे वो जियोपॉलिटिकल्स के ऊपर रहने वाले थे और आगे के जो 3 लेक्चर्स रहेंगे और इसके बाद एक समापन लेक्चर रहेगा वो सांस्कृतिक और समाज के ऊपर रहेगा, जो जिसमें हम चाइना और भारतीय सांस्कृतिक जो प्रणाली है उसका एक अध्ययन करेंगे। तो उस पूरे पार्ट को आज हम पहले पार्ट को आज हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद 2 वीक का हम वैकेशन, क्योंकि दिवाली है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सारी बंद पड़ी हुई है, तो 2 वीक का हमारा वैकेशन रहेगा। फिर से हम 28 तारीख को इस श्रृंखला को शुरू करेंगे। तो पहली जो हमारा पार्ट है उसकी पूर्णाहुति में फिर से आप सबका मैं आभारी हूँ कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में जो आपने सहयोग दिया, और इसी तरह से इस कार्यक्रम का मैं यहाँ समापन करता हूँ।